हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। अगर आप 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सबके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं आपदा प्रबंधन कि आपके बुक में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपदा प्रबंधन से इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आपके बुक में पहला चैप्टर है आपदा प्रबंधन का प्राकृतिक आपदा, ये पहला चैप्टर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा जो है इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन है सुनामी, बाढ़, आतंकवाद और भूकंप। तो प्राकृतिक आपदा सुनामी तो है, बाढ़ भी है, भूकंप भी है, लेकिन आतंकवाद ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा कौन है जो मानव के द्वारा होता है? ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन बी आतंकवाद, ऑप्शन सी महामारी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी मानव जनित आपदा है, ये सभी मानव के द्वारा ही होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी आता है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना यही है सुनामी का प्रमुख कारण। जब समुद्र में भूकंप आता है तो हम कहते हैं कि सुनामी आई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? विस्तृत क्षेत्र माने कौन सी आपदा के आने से बहुत भारी मात्रा में बहुत बड़े क्षेत्र को जो है नुकसान पहुंचेगा? तो भूकंप इससे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि भूकंप जिस स्थान पे आएगा सिर्फ उसी स्थान को हानि पहुंचाता है। ज्वालामुखी भी नहीं है, बाढ़ भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओजोन परत का क्षरण, क्योंकि ओजोन परत होता है ऊपर होता है। तो जब ओजोन परत का क्षरण होगा तो आपको पता है कि ओजोन परत जो है हमारे पृथ्वी को पराबैंगनी किरण से बचाती है। ओजोन परत जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया हमारा ओजोन परत, ये हो गया हमारा ओजोन परत। तो ओजोन परत का सूत्र होता है O3 होता है, ठीक है। तो जब ओजोन परत होता है हमारे पृथ्वी के ऊपर, तो जो सूर्य होती है यहाँ से, तो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती है। तो ये ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को हमारे शरीर तक पहुंचने ही नहीं देती है। और जब अब है कि पराबैंगनी किरण जब हमारे शरीर पर पहुंच जाएगा तो इससे हानि क्या होगा? तो पराबैंगनी किरण के हमारे शरीर में पहुंच जाने से अगर जिसके शरीर पर पराबैंगनी किरण पड़ जाएगा, जिस आदमी के शरीर पर, तो उसको त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है। तो वही पराबैंगनी किरण से हमें ओजोन परत रक्षा करता है। तो जब एक बार ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा तो ये बहुत ही भारी मात्रा में जो है प्रभावित करेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन क्या है? ऑप्शन है भूकंप को रोकना आपदा प्रबंधन है, ऑप्शन बी है सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, क्या ये आपदा प्रबंधन है, ऑप्शन सी है प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, ये हो जाएगा राइट आंसर। आपदा प्रबंधन क्या है? जो प्राकृतिक आपदा से होते हैं दुष्परिणाम, उसको कम करने का उपाय किया जाना। जैसे बाढ़ आया तो बाढ़ को तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसके प्रभाव को कम तो कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसे क्यों कहते हैं? आपदा प्रबंधन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? ये 4 ऑप्शन में कम विनाशकारी आपदा कौन है जिससे विनाश कम होगा? ऑप्शन है भूस्खलन, ऑप्शन बी है सुनामी, ऑप्शन सी है बाढ़, ऑप्शन डी है सूखा।
कम विनाशकारी आपदा कौन है? तो भूस्खलन। ये कम विनाशकारी आपदा है क्योंकि भूस्खलन के आने से विनाश कम होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आता है वो किस महीने में बहुत ही डेंजरस हो जाती है, भयानक हो जाती है? तो वो हो जाती है अक्टूबर से नवंबर महीने में, बहुत ही खतरनाक हो जाती है। अगला सवाल है बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? बाढ़ के प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन है नदी के जल को दूषित होने से बचाना, ऑप्शन बी है नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, नदी पर मजबूत पुल बनाना, नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना। बाढ़ प्रबंधन में सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? यानी कि इनमें किस क्षेत्र में सबसे अधिक यानी कि सूखा होती है? ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, या इनमें से सभी। सबसे सूखा क्षेत्र किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सभी में यानी कि पूर्वी राजस्थान में भी, पूरा मध्य प्रदेश में भी, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में भी सूखा पड़ा रहता है, तो ये सभी सूखा क्षेत्र माना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? भूस्खलन आती है तो इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो वो है कश्मीर और उत्तराखंड भूस्खलन के आने से अधिक प्रभावित होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी पहाड़ है, ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना है, ऑप्शन सी है सूर्य की भीषण गर्मी है, या ऑप्शन डी है विनाशकारी समुद्री लहर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनाशकारी समुद्री लहर है, क्योंकि सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में आती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये जो सुनामी है यह किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है, आपको रखना है याद। अगला सवाल है मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? मानव के द्वारा जो आपदा होती है उसको कम करने का कारगर उपाय क्या है? ऑप्शन है आपदा रोधी भवन का निर्माण, जोखिम क्षेत्र में बस्ती बनाना, ऑप्शन सी है सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, भूमि उपयोग के विषय में अनजान रहना। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 13 का राइट आंसर हो जाएगा जी सी, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। मानव जनित हम आपदा को तब कम कर सकते हैं जब हम सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देंगे, सभी समुदाय के लोगों को जागरूक करेंगे कि जो है आपदा ना फैलाए, यानी कि सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना यही जो है सबसे अच्छा उपाय माना जाएगा मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का। अगला सवाल है भूकंप। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो भूकंप ये जो है प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये अपने आप होता है प्रकृति के द्वारा। अगला सवाल है महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण था। महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था? तो कोयला बांध का निर्माण यही जो है महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो भूकंप का मापन किया जाता है रिक्टर स्केल के द्वारा। भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो रिक्टर स्केल होता है जिसकी सहायता से जो है हम भूकंप का मापन करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, अपरदन और निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन है? अपरदन और निम्नीकरण ये किस गति से होने वाले परिवर्तन है? तो यह धीमी गति से। जैसे मैं कहता हूं मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब है कि मिट्टी का कटना, तो मिट्टी जो कटती है वो जो है बहुत ही धीरे धीरे होती है। तो अपरदन और निम्नीकरण जो है ये बहुत ही धीमी गति से होने वाली परिवर्तन है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में जो भूकंप आया था वो कब आया था? तो 1934 में आया था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? आपको पता है कि भोपाल गैस त्रासदी जब हुआ था तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस यानी कि निकला था।
तो भोपाल गैस यानी कि त्रासदी जो ये किस प्रकार की आपदा है? तो ये मानव जनित आपदा है, क्योंकि ये मानव के कारण हुआ है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, भूस्खलन है। भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा या सामान्य आपदा? तो भूस्खलन जो है ये प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इनमें से मानव जनित आपदा कौन नहीं है? ऑप्शन है आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी या सांप्रदायिक दंगे। तो आतंकवाद तो मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना भी है, सांप्रदायिक दंगे भी है, लेकिन सुनामी ये मानव जनित आपदा नहीं है, सुनामी प्राकृतिक आपदा में आता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है जहां सबसे अधिक बाढ़ आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? बांग्लादेश है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 प्राकृतिक आपदा से जितने भी क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको करा दिया। अब चलिए दूसरा चैप्टर को देखते हैं। आपदा प्रबंधन में दूसरा चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, यानी कि बाढ़ और सुखाड़ के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमना, वर्षा की अधिकता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण पूछा है ना, तो प्रमुख कारण है नदी की तली में अवसाद का जमना, ये प्रमुख कारण है। अगर कारण पूछा जाए तो इनमें से सभी है, जल की अधिकता भी है, वर्षा की भी अधिकता, लेकिन प्रमुख कारण पूछा है तो नदी की तली में अवसाद का जमना, ये नदियों में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार में कौन सा क्षेत्र है जहां पे हमेशा बाढ़ आते रहता है? तो उत्तरी बिहार है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, जो हमेशा बाढ़ से प्रभावित होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है सूखा, जिसे कहते हैं सुखाड़ के नाम से भी जानते हैं, किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा जो है एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की जो स्थिति आती है ये किस प्रकार आती है? ऑप्शन है अचानक आती है, पूर्व सूचना के अनुसार आती है या धीरे धीरे आती है। तो जो सूखे की स्थिति आती है वो धीरे धीरे ना आती है, क्योंकि अगर कोई भी गांव है वहां पे सूखा पड़ गया तो ये नहीं ना कि हम देखें कि अभी जो है रात को बहुत अच्छा है फिर कल जाके देखें कि एकदम पूरा गांव में सूख गया है, ऐसा तो नहीं होगा, यानी कि सूखा धीरे धीरे आता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, सूख के लिए जिम्मेदार कारक है। सॉरी यहाँ पे होना चाहिए सूखा। सूखा के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी? तो वर्षा की कमी हो जाएगा, क्योंकि जब वर्षा नहीं होगी तभी तो सूखा का यानी कि अकाल पड़ेगा, तो वर्षा की कमी सूखा के लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? अगर चाहते हैं कि सूखा नहीं हो तो इसके बचाव के लिए मुख्य तरीका क्या है? ऑप्शन है नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रहण करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा जल संग्रहण करना। जो बारिश होती है अगर हम उसके जल को संग्रहण कर लेंगे, उसको जो है इकट्ठा कर लेंगे तो हम सूखे से बच सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, कुसहा तटबंध किस नदी पर है? तो कुसहा तटबंध जो ये कोसी नदी पर है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है बिहार में बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार में बड़ी त्रासदियों में से एक कौन सा है? तो बाढ़ है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध जो ये किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है?
पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर नदी है। अगला सवाल है सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया। सतलज नदी पर जो है कृत्रिम जलाशय बनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोविंद सागर बनाया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ यानी कि खेत में सुखाड़ कैसे होता है? जल के अभाव से, मिट्टी के नमी के अभाव से, या फिर मिट्टी के क्षय के कारण, या फिर मिट्टी की लवणता के कारण। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। जब पानी नहीं होगा तो सुखाड़ की स्थिति तो आइए जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है। जब बाढ़ आती है तो सबसे अधिक हानि किसको होती है? ऑप्शन है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, या इनमें से सभी को। तो बाढ़ आने से इनमें सभी को हानि होती है। बाढ़ आएगा तो फसल भी डूब जाएगा, पशु भी को हानि होगा, भवन जो होते हैं बड़े बड़े, अगर बहुत ज्यादा बाढ़ आया तो भवन भी गिर सकता है, यानी कि सब कुछ हो सकता है, यानी कि सबको हानि हो सकती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रसित होने की आशंका है? यानी कि जाड़े के दिनों में भी, यानी कि किस राज्य में जो है बाढ़ आने की संभावना होती है? क्योंकि आपको पता होगा कि ठंडे के दिनों में जो है ज़्यादा बारिश नहीं होता है, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि ठंडे के दिनों में भी जो है कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पे बाढ़ आने की संभावना होती है, तो वो है तमिलनाडु है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर 16 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? कौन सा राज्य है जहां हमेशा सूखा से बहुत ही ग्रसित रहता है वो राज्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात जो ये हमेशा सूखे से ग्रसित रहता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना है? तो 4000 वर्ग फीट की भूमि पर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? यानी कि बिहार में कितने जिलों में जो है आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 38 जिलों में, क्योंकि बिहार में 38 जिला ही है, तो 38 जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। आपात कार्रवाई केंद्र क्या क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपदा हो जाती है तो उसमें जाके लोगों को बचाना, राहत की सामग्री देना, उसी को कहते हैं आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करना, जो आपात से लोगों की रक्षा करे, सबकी रक्षा करे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? ऑप्शन है अस्थायी प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, या इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक यानी कि अगर आपदा आया तो उसके प्रबंधन, उसके बचाव का प्रमुख घटक क्या है? तो अस्थायी प्रशासन। वहां पे जो प्रशासन होता है वो जो है बचाने के लिए आता है। स्वयंसेवी संगठन, और जो है गांव में क्या होता है कि स्वयंसेवी संगठन यानी कि गठित करते हैं लोग कि अगर कोई आपदा आ जाए तो बचा सकता है वो। ऑप्शन सी गांव मोहल्ले के लोग भी बचाते हैं, तो इसका सही भी हो जाएगा राइट आंसर डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? आपदा के समय कौन सी समस्या जो है संचार में बाधक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पे बोला है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। संचार का मतलब क्या होता है कि सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। तो अगर आपदा आ जाती है तो कौन सी समस्या है जो सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने नहीं देगी? तो ऑप्शन ए तो राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल टावर तथा ट्रांसमिशनों टावर का टूटना। अगर मान लीजिए कि आंधी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो इससे क्या होगा कि मोबाइल टावर ही टूट जाएगा, और जो टावर होता है बड़े बड़े वो भी टूट जाएगा। अगर मोबाइल टावर टूट गया तो यहां से फोन जाएगा कि कहीं दूसरी जगह, तो सबसे बड़ा बाधक तो वही है ना। आपको याद रखना, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चंस वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगे, तो आप लोग सिर्फ मेरे बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, कृषि सूखा से बचने का सर्वोच्चतम उपाय क्या है?
अगर कृषि सूखा है से हमें बचना है तो इसका सर्वोच्चतम उपाय क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा का प्रचार करना, जल संसाधनों को वैज्ञानिक विकास करना, ऑप्शन सी तालाबों को जल पूर्ति करना, ऑप्शन डी नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। कृषि सूखा से बचने का सर्वोच्चतम उपाय क्या है? तो जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, इससे जो है कृषि सूखा से बच सकते हैं, यही जो है सर्वोच्चतम उपाय है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। क्योंकि अगर वृक्ष, आप लोग सुने होंगे कि वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, अगर वृक्ष काट देंगे तो यानी कि बारिश ही नहीं होगा। वृक्ष क्या करता है? बादल को आकर्षित करता है और जो है वर्षा लाता है। अगर वृक्ष कट जाएगा तो बारिश नहीं होगा। तो जो है नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने का ही लाभ है कि वो जो है बादल को आकर्षित करते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, बाढ़ की प्रमुख कारण है। बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता, ऑप्शन बी है नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, ऑप्शन सी है वर्षा की अधिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बाढ़ आने का सभी कारण है जल की अधिकता, अगर जल की मात्रा बढ़ गई तो जो है बाढ़ आ जाएगा। नदी के तल पर मलबों का जमना, अगर नदी के तल पर मलबे जम जाएंगे, मलबे का मतलब कूड़ा कचरा अगर जम जाएंगे, बैठ जाएंगे, तब भी बाढ़ आने की कारण है। ऑप्शन सी है वर्षा की अधिकता, अगर बारिश होते रहा तो बाढ़ तो आइबे ना करेगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर, बाढ़ आने का प्रमुख कारण। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन है? भूकंप आती है तो उस समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन सी है? तो प्राथमिक तरंग है, जिसे पी से सूचित करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, बिहार निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है? बिहार जो है किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो जोन 3 में आता है बिहार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, भूतल पर वह केंद्र जहां भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है कहलाता है। यानी कि भूतल माने धरती पर वह केंद्र जहां भूकंप तरंग को सबसे पहले अनुभव किया जाता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावी होता है? यानी कि किस क्षेत्र में भूकंप और सुनामी आने की संभावना अधिक होती है? ऑप्शन है बलित पर्वत के क्षेत्र, ऑप्शन बी है भूपटलीय दरार के क्षेत्र, ऑप्शन सी है महासागरीय गर्त। यानी कि किस क्षेत्र में भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावी होता है, कौन सा क्षेत्र है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। बलित पर्वत क्षेत्र भी है, भूपटलीय दरार के क्षेत्र भी है, महासागरीय गर्त भी है। ये सभी क्षेत्र जो है भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? भूकंप तरंग मापन यंत्र माने भूकंप तरंग को जो है किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित होता है? तो पूर्वी बिहार जो है प्रायः बाढ़ से ग्रसित रहता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था चैप्टर नंबर 2 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़ से 31 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलिए हम तीसरा चैप्टर को पढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। पहले आपने पढ़ा था बाढ़ एवं सुखाड़ के बारे में। अब जो है तीसरा चैप्टर है भूकंप और सुनामी के बारे में। तो इसमें पहला सवाल है, महासागर के तली पर होने वाले भूकंप को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर की तली पर होने वाले भूकंप को सुनामी कहा जाता है। पहले मैंने आपको बताया था कि अगर भूकंप समुद्र में आ रहा है, महासागर में आ रहा है, तो उसे सुनामी के नाम से जानते हैं।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था सुनामी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग जब भूकंप आता है तो कौन सा है और उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पी तरंग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। आपको याद रखना है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिक केंद्र कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? अगर भूकंप आता है, सुनामी आता है, तो बचाव का इनमें से कौन सा तरीका जो है सही नहीं है? ऑप्शन ए है भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, ये तो तरीका सही है। अगर मान लीजिए भूकंप आ रहा है तो जो पहले अगर पूर्वानुमान है कि हाँ भूकंप आएगा उस दिन, तो हमें बचना है। ऑप्शन बी है क्या, भूकंप के निरोधी भवनों का निर्माण करना। भूकंप के निरोधी भवनों का निर्माण करना, यह भी सही है। ऑप्शन सी है गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, यानी कि जो गैर सरकारी संगठन होते हैं उसके द्वारा जो राहत कार्य होते हैं उसके लिए तैयार रहना। तो ये सब तो सही है, लेकिन ऑप्शन डी है भगवान भरोसे बैठ जाना, ये गलत है। अगर मान लीजिए कि आपको बोल दिया गया है कि भूकंप आने वाली है, तो आप जो है भगवान के भरोसे बैठ जाएंगे, अरे छोड़ो ना रे, भूकंप आ रहा है, भगवान सब देख लेंगे। तो भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, ये तरीका गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है, हम उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भूकंप केंद्र कहते हैं, जहां भूकंप का जन्म होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है किस देश में भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? किस देश को जो है भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो जापान को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, क्योंकि वहां पे सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी उठते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? भूकंपीय तरंग इनमें से कौन सा नहीं है? तो पी तरंग है, एल तरंग है, एस तरंग, ये सभी भूकंपीय तरंग है, लेकिन ओ तरंग ये जो है भूकंपीय तरंग नहीं है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को जो है 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला सवाल है सबसे खतरनाक तरंग कौन है? भूकंप आती है तो सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो एल तरंग है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन है? तो देहरादून है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? गुजरात का कच्छ प्रदेश ये किस भूकंपीय पेटी में है? तो जोन 5 में आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? गुजरात में जो है भयंकर भूकंप कब आया था? तो 2001 में आया था, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो 10 गुना वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? तो भूकंप मापने में होता है रिक्टर पैमाने का उपयोग, रिक्टर स्केल जिसे कहते हैं। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? बिहार में किस वर्ष जो है सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो जो है बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान में सर्वाधिक प्रभावित है?
कौन सा राज्य है जो चक्रवातीय तूफान से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उड़ीसा है। अगला सवाल है महासागर तल के कंपन का संबंध है, तो इसे सुनामी कहते हैं। यानी कि महासागर के तल में जो कंपन आता है उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं ना। तो वही बोला है कि महासागर तल के कंपन का संबंध किससे है? सुनामी से है। तो आपदा प्रबंधन में आपका चौथा चैप्टर है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन ये चौथा चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? अगर बाढ़ आ जाती है तो आपको किस स्थान पर जाना चाहिए? ऑप्शन है ऊंचे भूमि वाले स्थान पर, ऑप्शन बी है गांव के बाहर जाना चाहिए, ऑप्शन सी है जहां है उसी स्थान पर, या खेतों में। तो अगर बाढ़ आ जाती है तो आपको ऊंचे भूमि वाले स्थान पर जाना है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे अगर कोई लोग दबा है तो उसका पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? अगर आग लग जाए तो जो है जले हुए स्थान पर जो है क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए आपको? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग जाता है तो सबसे आपको पहला प्राथमिक उपाय क्या करना है? ठंडा पानी डालना है। अगर आग लग जाएगा उसमें गर्म पानी डालेंगे तो वो तो आग जो है खत्म ही हो जाएगा। ऑप्शन सी अस्पताल पहुंचाना। पहले आग लग गया तो उसको पहले आग को पहले बुझाना है ना, तो इसके लिए पहले बुझाने के लिए ठंडा पानी डालना है उसमें। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर बस्ती या मकान में आग लग जाता है तब आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, ऑप्शन बी है दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, ऑप्शन सी है आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए। नहीं, हमको जो है अग्निशामक यंत्र जो आग बुझाने वाला होता है उसको बुलाना चाहिए, ना कि हमें दरवाजा खिड़की बंद कर देना चाहिए, ना कि हमें आग बुझने का इंतजार करना चाहिए। यानी कि हमें आग बुझने का इंतजार नहीं करना चाहिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अगला सवाल है सुनामी किस स्थान पर आता है? तो मैंने बताया समुद्र पर आता है, समुद्र में आता है। समुद्र में जो भूकंप होता है उसी को तो सुनामी कहते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कि कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? ऑप्शन है लाइफ जैकेट, ऑप्शन बी है अग्निशामक यंत्र, ऑप्शन सी है रस्सी, ऑप्शन डी है बैंडेज और टेप। तो प्राथमिक उपचार का उपकरण कौन है? बैंडेज और टेप है। अगर मान लीजिए आपको कट लग गया कहीं पे तो सबसे प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? आपको वहां पे जो है बैंडेज लगाना चाहिए, टेप मारना चाहिए। सबसे पहले उपाय तो यही है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इससे जो बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, तो इससे 6 क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। अब चलिए अगला चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। तो इसमें पहला सवाल है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए केबल का टूट जाना, ऑप्शन बी है संचार टावरों की दूरी, ऑप्शन सी है टावरों की ऊंचाई में कमी, तो है केबल का टूट जाना। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना। मैंने आपको बताया था संचार माने होता है सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। अगर केबल तार ही टूट जाएगा तो सूचना एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार मैंने अभी आपको बताया था कि संचार का मतलब होता है सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन है, मोबाइल रेडियो वॉकी टॉकी नहीं है, सार्वजनिक टेलीफोन है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो ये होता है संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। अगला सवाल है वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? वैकल्पिक संचार साधन कौन नहीं है? ऑप्शन है रेडियो संचार, हैम रेडियो, उपग्रह संचार या अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष जो है ये संचार का साधन नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? तो वर्तमान यानी कि अभी के समय सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन है मोबाइल है, क्योंकि अगर अभी कुछ होता है तो सूचना को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाता है? मोबाइल के जरिए पहुंचाया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग होता है? तो अभी जो यानी कि तीसरा क्वेश्चन था भाई तो था सुदूर संवेदी उपग्रह। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए अगला चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, आपदा और सह अस्तित्व। आपदा और सह अस्तित्व ये चैप्टर नंबर 6 है। इसमें पहला सवाल है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कौन है? ऑप्शन है आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या रासायनिक दुर्घटना है। तो भूकंप ये हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। अगला सवाल है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अगर जिस क्षेत्र में भूकंप हमेशा आता है, संभावित वो हमेशा भूकंपे से संभावित क्षेत्र है, तो उस क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जो हम घर बनाएंगे उसे कैसे बनाएंगे? अंडाकार बनाएंगे, त्रिभुजाकार बनाएंगे, चौकोर बनाएंगे या आयताकार बनाएंगे? तो हमें घर बनाना है आयताकार बनाना है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, भूस्खलन क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो यह है अनुचित है। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना अनुचित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? अगर जो क्षेत्र सुनामी से प्रभावित है तो हमें उस क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र के निकट, समुद्र से दूर, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। तो हमें जो है भवनों का निर्माण, मकानों का निर्माण करना चाहिए समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सुनामी समुद्र में आता है। तो अगर हम समुद्र के निकट करेंगे तो हमको तो ले डूबेगा सुनामी, तो हमें समुद्र के निकट नहीं करना है, समुद्र तट से दूर करना है और ऊंचाई पर भी करना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, बाढ़ से अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? फसलों को, पशुओं को, भवनों को या इनमें से सभी को? तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है भवनों को। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि बाढ़ से हानि किसे होती है तो इनमें से सभी को हानि होती है, लेकिन यहाँ पूछा है सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो भवनों को होती है। तो ये था आपदा प्रबंधन के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते थे मैंने आपको करा दिया। तो अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो अब आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस जो है इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।